इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहरों से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। कहानी का आरंभ करते ही कहानीकार अपना मंतव्य भी बता देता है, अपना उद्देश्य भी बता देता है, प्रतिपाद्य, कथा, कथ्य, कथानक सब बता देता है। तो जो कहानी के पहली दो पंक्तियां मैं पढ़ रहा था, उस कहानी का शीर्षक है तिरिछ और उसके रचनाकार हैं उदय प्रकाश। आपने उदय प्रकाश का नाम सुना होगा। उदय प्रकाश एक ऐसे कथाकार हैं और 8वें दशक का कथाकार उन्हें कहा जाता है। एक ऐसे कथाकार हैं जो बदलते हुए समय की विडंबनाओं का चित्रण अपनी कहानी में करते हैं, लेकिन वे अपनी कहानियों को बिल्कुल सरल रूप में नहीं रखते, बल्कि उनकी कहानी में प्रतीकात्मकता होती है, उछल कूद होती है और उनकी कहानी में बिंब भी होते हैं कई। उनकी कहानी इधर से उधर छिटकती रहती है, कुछ भी एक रेखीय नहीं होता। जो पहली दो पंक्तियां हमने पढ़ी और जिस ढंग से उदय प्रकाश जी ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, आगे चलकर स्थितियां उतनी स्पष्ट नहीं होती। असल में ये कहानी आरंभ होती है पिता से, अंत भी होती है पिता से, लेकिन ये कहानी केवल एक पिता और पुत्र की कहानी नहीं है, बल्कि इसका दायरा उससे बड़ा है। आपने ज्ञानरंजन की कहानी पिता पढ़ी होगी, उस पर व्याख्यान भी सुना होगा या आगे उस पर व्याख्यान होगा। तो आप उसमें देखेंगे कि ज्ञानरंजन जब पिता कहानी लिखते हैं तो उसमें दो पीढ़ियों का, दो व्यक्तियों का जो संघर्ष है वो सामने आता है। इसमें पिता प्रतीक है, इसमें तिरीश प्रतीक है। पूरी कहानी प्रतीकों के माध्यम से चलती है। तो पहले संक्षेप में आप कहानी सुन लीजिए। एक पिता है, एक पुत्र है, पुत्र के अवलोकन बिंदु से कहानी कही जा रही है। पुत्र अपने पिता की और अपनी कहानी सुना रहा है और एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता को तिरिछ ने काट लिया है। उसके घर में बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तिरिछ एक जानवर होता है, बड़ी छिपकली कह लीजिए उसको, लिजर्ड फैमिली का, जिसे काटने से व्यक्ति मर भी सकता है। उसके बारे में कई तरह की किंवदंतियां और लोक विचार फैले हुए हैं। जैसे तिरिछ जब कहीं दिखे तो उससे आंख नहीं मिलाना चाहिए। यदि आंख मिलाएंगे तो वो आपकी ओर दौड़ेगा। उसके बचने का तरीका भी दिया गया है कि जब तिरिछ आपके पीछे दौड़े तो आप सीधे नहीं दौड़िए, दाएं बाएं होकर दौड़िए, कहीं छलांग लगा लीजिए,
क्योंकि तिरीछ से जैसे ही आंख मिलती है, आदमगंध उसमें समा जाती है और वो काटने के लिए दौड़ता है। और यदि तिरीछ काट लेता है और काटने के बाद दूर हटकर पेशाब करता है और अपने पेशाब में ही लौटने लगता है, तो जिसको काटा है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन संतोष इस बात का है कि पिता को तिरीछ ने काटा तो, लेकिन पिता ने उस तिरीछ को मार डाला। अंत में कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भाई तुम्हारे पिता ने तिरीछ को मार तो डाला, लेकिन उसकी आंखों में एक लेंस लगा होता है, जैसे सांप की आंखों में लेंस लगने की किंवदंती पाई जाती है। इसलिए अगर तुमने उसको नहीं जलाया तो उसकी आंखों में तुम्हारे पिता की तस्वीर कैद होगी और किसी न किसी दिन वो तुम्हारे पिता को मार डालेगा। वह जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद वो तिरीछ को वहीं पड़ा देखता है और उसे वो जलाकर मार देता है, जला देता है। मरा तो हुआ है पहले से ही। और आश्चर्य उसे यह होता है कि वह जहां आया है, जहां तिरीछ जिस जंगल में पड़ा है मरा हुआ, वह अनजाना नहीं है। उसे उसने कहीं देखा है, सपने में देखा है। इस कहानी में सपना और यथार्थ, स्वप्नावस्था और जागृतावस्था दोनों एक दूसरे में अनुस्यूत हो गए हैं, दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। जब वह जगा होता है तो लगता है सपना देख रहा है, जब सपने में होता है तो लगता है कि वो जाग रहा है। कई बार उसकी मां कहती है कि बेटे तुम सपने में इतने बड़बड़ाते क्यों। कहानी की बुनावट बहुत जटिल है। कहानी का ऊपरी जो ढांचा है, ऊपरी जो स्तर है, वो बहुत मामूली है। एक व्यक्ति की जद्दोजहद, अपने पिता को बचाने की कोशिश और फिर अपने पिता की तलाश और पिता को ठीक 24 घंटे बाद मृत पाना। कहानी का यही कलेवर है। लेकिन अगर यह कहानी इतनी सी होती तो यह कहानी उतनी चर्चित न होती। ये तिरीछ क्या है? ये तिरीछ ये व्यवस्था है। ये तिरीछ क्या है? ये तिरीछ हमारी सोच है। ये तिरीछ क्या है? ये तिरीछ हमारी तृष्णा है। ये तिरीछ क्या है? ये तिरीछ हमारी वासना है। ये तिरीछ क्या है? ये हमारा क्रोध है, हमारी ईर्ष्या है, हमारा मोह है। ये तिरीछ कोई जानवर नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठा हुआ शैतान है, जो बार बार दूसरे के हक को मार लेना चाहता है। यह तिरीछ एक पूंजीवादी व्यवस्था है। लेकिन इस पूंजीवादी व्यवस्था को केवल इसके शरीर को मारकर, इसके शरीर को जलाकर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हम पूंजीवाद को समाप्त नहीं कर सकते। यह कभी न समाप्त होने वाला
अजेय तत्व है, नश्वर है, नश्वर इसका शरीर है, इसकी आत्मा अमर अजर है, कभी न मरने वाली। क्योंकि पूंजीवाद में जो एक स्वार्थ का लक्षण होता है, एक दूसरे के शोषण किए जाने का जो प्रवृत्ति होती है, वह केवल तिरीच के मारे जाने से दूर नहीं होगी। तिरीच जब तक इस समाज में है, तब तक इस समाज में लोग मारे जाते रहेंगे। जो भी व्यवस्था का विरोध करेगा, जो भी तिरीच को मारेगा, उसको मरना पड़ेगा। तिरीच को जला दें, लेकिन तिरीच फिर जिंदा हो जाएगा। लेकिन उदय प्रकाश संभवतः यह सोच रहे हों, आशावान हों, कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं, खासतौर पर अंत में जब वो कहते हैं कि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि तिरीच अब मेरे सपने में नहीं आता है। तो क्या पूंजीवाद समाप्त हो गया? क्या ईर्ष्या भाव समाप्त हो गया इस दुनिया से? क्या एक दूसरे को का पीछा करके मारने की हिंसात्मक प्रवृत्ति समाप्त हो गई? हिंसा समाज समाप्त हो गई? तो क्यों उनके सपने में अब तिरीच नहीं आता है? यह एक रहस्य को जरूर गहराता है। एक आशावादी दृष्टि हम मान सकते हैं, लेकिन यह आशावादी दृष्टि आशावादी ही है। इसमें आशा की किरण देखी जा सकती है, एक आदर्श स्थापित किया जा सकता है, लेकिन तिरीच कभी मरने वाला नहीं। वो एक के नहीं दूसरे के सपने में आएगा। तो इस तरह से तिरीच के माध्यम से जो एक संघर्ष है समाज का, तिरीच और व्यक्ति के बीच जो व्यापक संघर्ष है, वह व्यापक संघर्ष लगातार चल रहा है। पिता को तिरीच काटता है, बहुत सारे दवाइयां, बहुत सारी औषधियां लेने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन वो लेता है पिता, फिर शहर जाता है। शहर जाने से बहुत ही घबराते हैं पिता, क्योंकि शहर में फिर वही तिरीच मिलेगा, शहर में वही डंक मारने वाले लोग मिलेंगे, और मिलते हैं उनको। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों कि पिता की मृत्यु तिरीच के काटने से नहीं होती। जब उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पोस्टमार्टम करने के बाद जो डॉक्टर की रिपोर्ट आती है, वो डॉक्टर की रिपोर्ट आती है कि उनकी मृत्यु हड्डी के टूटने की वजह से, खून की कमी से और प्यास और भूख से हुई है। उनके पेट से अन्न नहीं निकलता है, क्योंकि वो भूखे मरे हैं, प्यास से मरे हैं, तिरीच के काटने से नहीं मरे। तो इसका एक दूसरा पहलू भी है इस कहानी का। कई स्तर इस कहानियों में चलते हैं। एक ये भी है कि जो एक अंधविश्वास है, उस अंधविश्वास को तोड़ते हुए रचनाकार यह स्थापित करता है कि पिता की मृत्यु भूख से हुई है, पिता की मृत्यु प्यास से हुई है, और तब पिता उस व्यापक जनसमूह के प्रतीक बन जाते हैं जो जनता भूखी है, जिन्हें पानी नहीं मिल रहा है। आप राजस्थान में चले जाइए,
आप दूर दराज के इलाकों में चले जाइए, वहां भूखे, पीड़ित और प्यासे लोग आपको मिल जाएंगे। और ये पिता हैं जो भूखे हैं, प्यासे हैं। उन्हें बच्चे पत्थर से मारते हैं। जब वो घायल हो जाते हैं तो पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने से उनको दुत्कार दिया जाता है और अंत में यह होता है कि वे भी बिल्कुल तिरीछ जैसे ही हो जाते हैं। सारे वस्त्र फट जाते हैं, वो बिल्कुल नग्न हो जाते हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं पूर्व हेडमास्टर हूं, मैं पूर्व गांव का पंचायत हूं, पंचायत का सरपंच हूं, मेरा नाम ये है। लेकिन कोई नहीं मानता है क्योंकि उनका चेहरा विकृत हो चुका है, उनका चेहरा कोई पहचान नहीं रहा है। यहां एक व्यंजना और निकलती है कहानी से कि जो ईमानदारी के पथ पर चलता है, जो व्यवस्था का विरोध करता है, जो सबके कहे पर नहीं चलता है, उसकी सड़क पर हत्या कर दी जाती है। रघुवीर सहाय की कविता पढ़िए, रामदास। उस कविता में भी बीच चौराहे पर उसकी हत्या कर दी जाती है। यहां पिता की हत्या भी बीच चौराहे पर कर दी जाती है। यानी आप व्यवस्था का विरोध करोगे, आप ईमानदार आदमी हो, आप सच्चे हो, तो आपकी हत्या चौराहे पर होगी। एक विरोध दर्ज करती है यह कहानी कि तिरीच का विष तो किंवदंतियों में है। तिरीच का काटने से तो व्यक्ति बच सकता है, लेकिन इस व्यवस्था, इस तंत्र के काटने से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है यह कहानी। लेकिन यह सब कुछ आपको इस कहानी के भीतर ढूंढना होगा। अनायास ही आपको ये सारे वक्तव्य, ये सारे मंतव्य आपको कहानी में नहीं मिलेंगे। कहानी के बीच बीच में जो बहुत कुछ इंगित है, उसे अगर हम खोजने की कोशिश करेंगे। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूं। ज्ञान रंजन ने जिस प्रकार अपने पिता कहानी में जिक्र किया है, उसी तरह इस कहानी में भी उदय प्रकाश कहते हैं, हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हों। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरी खुदी हों, बुर्जें बहुत ऊंची हों, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हों और हम हर बाहरी हमले के लिए हमारा किला अवैध। पिता की बात करते हैं, पिता के बारे में अपनी बात सामने रखते हैं, लेकिन यह कहानी का ऊपरी आवरण है। यहां जिस प्रकार ज्ञान रंजन ने पिता और पुत्र के बीच के अवसाद को और अकेलेपन को और टकराहट को अभिव्यक्त किया है, वो नहीं है इस कहानी का मंतव्य। वो तो कहानी शुरू करने का एक तरीका है। कहानी तो शुरू होती है, लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला
कि पिताजी को जंगल में तिरीछ ने काट लिया। अब कहानी यहां से शुरू होती है, मुख्य कहानी। पिता को तिरीछ का काटना एक परंपरा को धराशायी करना भी है। देखिए, पिता शहर नहीं जाना चाहते, लेकिन अपना मकान बचाने के लिए वो वकीलों के चंगुल में फंसे हैं, अदालत में जाना पड़ता है। ये न्याय व्यवस्था के प्रति भी एक व्यंग्य है इस कहानी में, कि अपना ही मकान बचाने के लिए पिता को मुकदमा लड़ने के लिए कचहरी में जाना पड़ रहा है। तिरीछ का लंबा विवरण दिया है कि तिरीछ क्या होता है, कैसे वो आदमी को काटता है। और ये जो तिरीछ है वो कथक के, यानी जो कहानी कह रहा है, उसके सपने में भी आता है और वो सपने में डरता है, लगता है कोई उसकी हत्या कर रहा है। इस कहानी में सपना और जीवन दोनों एक हो गए। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि उदय प्रकाश की कहानी एक ऐसे यथार्थ की कहानी है जिसको हम जादुई यथार्थवाद कह सकते हैं। लेकिन जादुई यथार्थवाद एक बाह्य संकल्पना है और इस बाह्य संकल्पना को भारतीय कहानी पर या हिंदी कहानी पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार रामायण, महाभारत या हमारी और परंपरागत कथाओं में जिस प्रकार से कथा रूढ़ियां बन जाती हैं, काव्य रूढ़ियां बन जाती हैं, और जिस प्रकार कल्पनात्मक उड़ानें भरी जाती हैं, जैसे अर्जुन का तीर चलाना, तीर से कई शर निकलना, कई बाण निकलना, घटोत्कच का आना, रामायण में हनुमान का उड़ना, ये कई कथाएं आई हैं जिनको हम उसी अनुसार न ग्रहण करके अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो पौराणिक आख्यान है, जिसे कई बार मिथ और मिथक भी कहा जाता है, यानी ये जो कवि कथाकार जो कल्पना करते हैं, उस कल्पना के पीछे जो निहितार्थ है, वह निहितार्थ महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि हमें इस कहानी को इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए कि कहानी का ऊपरी ढांचा है। जिस तरह पौराणिक कहानियों को हम समझने की कोशिश करते हैं, सुरसा और हनुमान की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, हनुमान के लंका पार करने की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, लंका के दहन को समझने की कोशिश करते हैं, पंचतंत्र की कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार अगर हम इन कहानियों को भी समझने की कोशिश करें जिसमें पशु पक्षियों का इस्तेमाल प्रतीकों के माध्यम से किया जा रहा हो, हमारे यहां आरंभ से ही प्रतीक के रूप में पशु पक्षी आए, प्रकृति आई है। इस कहानी में भी मार्केस का जादुई यथार्थवाद नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय कथा परंपरा का यथार्थ, इसमें हिंसा का प्रतिरोध है।
जब कथा कहने वाला यानी पिता का पुत्र जब जाता है जलाने के लिए तिरीश को, तो उसके भीतर एक हिंसा का भाव पैदा होता है। और जब हम हिंसा का भाव ये देखते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में घृणा भर जाती है। यानी इस कहानी में हिंसा का भी प्रतिरोध है। हम कैसे हिंसक हो उठते हैं अपने स्वार्थ के लिए, उसका भी प्रतिरोध है। ये एक शहरी मानसिकता की कहानी है। अगे ने कहीं अपनी कविता में कहा है, सांप को संबोधित करते हुए, मैं हूबहू वे पंक्तियां नहीं दोहरा रहा हूं, उसका आशय बता रहा हूं कि सांप को कहते हैं तुमने कहां से डसना सीखा, तुम सभ्य तो हो नहीं, शहर में तो तुम रहते नहीं, फिर डसना कहां से सीखा, विष कहां से पाया। यही भाव इस कहानी में है। मृत्यु कहां होती है पिता की? शहर में होती है। गांव के जंगल में तिरीच के काटने से नहीं होती है, यह कहानी में बिल्कुल स्पष्ट है। यानी शहर व्यक्ति को अपने जहर से पंगु बना देता है। शहर में रहने वाला मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, उससे डसना भी आता है और वो तिरीच बन जाता है खुद ब खुद। तो इस प्रकार बड़ी ही बारीकी से और बड़े ही मनोयोग से इस कहानी को बुना है, इसका कथानक तैयार किया है और यह बताया है कि शहर में रहने वाला व्यक्ति किन किन आपदाओं और किन किन संकटों से घिरा होता है। कहानी का एक अंश पढ़कर मैं अपना व्याख्यान समाप्त करूंगा। मैं भागता हूं, मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूल जाते हैं। मैं पास पास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगे लगाता हूं, उड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन भीड़ लगता है मेरे पीछे पहुंचने वाली है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे सुन्न कर देती है। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती है और आखिरकार वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। तो आप जो व्यक्ति जिस प्रकार के लोकतंत्र और प्रजातंत्र से टकरा रहा है, जिस प्रकार के पूंजीवाद से टकरा रहा है, अपने समय से जो टकरा रहा है, अपनी ईमानदारी पर उसे भरोसा नहीं रह गया है, वह तिरीच को मारने चला जाता है। हिंसा की प्रवृत्ति उसमें उपजती है और इन सब के खिलाफ यह कहानी खड़ी है और यह बताती है कि जब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, जब तक पूंजीवाद अपने इसी रूप में उपस्थित रहेगा और खास तौर पर जो बाजारवाद जो आ गया है, उदारवाद जो आ गया है, उससे मनुष्य का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। अपने आसपास देखिए, कहां कहां तिरीच घूम रहे हैं। वे तिरीच आपके लिए खतरनाक है या आपके आसपास घूम रहे वे लोग जो इस सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं, जो इस संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि यह समाज आगे न बढ़े और इस समाज में विष फैला रहे। इसलिए आप सबको अपने आसपास के तिरीच को पहचानना होगा। इस कहानी को ध्यान से पढ़िए, इससे आपको तिरीच को पहचानने में मदद मिलेगी।
शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।